हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन को स्टडी कर रहे थे। यह एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टार्टिंग में एनर्जी जीरो थी और इसकी स्पीड भी जीरो थी। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक काइनेटिक एनर्जी आई। और 100 मीटर पर हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट पर 500 जूल का वर्क डन हो चुका था और पॉइंट बी पर इसकी एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल हो गई थी। उसके बाद फिर सरफेस फ्रिक्शनलेस होने की वजह से हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया। इनफैक्ट हमने इस 10 न्यूटन के फोर्स को रिमूव कर दिया था। तो सेम एनर्जी के साथ यह ऑब्जेक्ट मूव करता रहा और पॉइंट सी पर भी इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी 500 जूल ही रही। उसके बाद फ्रिक्शन आ गया था और फ्रिक्शन के आने की वजह से 2 न्यूटन का फोर्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हुआ था और इस 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और एंड में पॉइंट डी पर यह ऑब्जेक्ट आकर रुक गया, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो गई। उसके बाद हमने फिर से इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरह से और फ्रिक्शन को भी रहने दिया। तो फिर दोनों फोर्स के अंडर इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया। तो 100 मीटर चलने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी 300 जूल की गेन की। तो अब हम इसके आगे स्टडी करते हैं और हम समझते हैं कि जैसे पॉइंट ई तक इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ था, लेकिन अब पॉइंट ई पर हम फिर से इस 10 न्यूटन के फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ये 10 न्यूटन का फोर्स रिमूव किया, अभी भी इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी 300 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 300 जूल है। तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो उस वेलोसिटी से यह ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर दौड़ रहा होगा और आगे सरफेस हमने माना है कि फ्रिक्शनलेस है। अब फ्रिक्शन केवल पॉइंट ई तक था, ई के बाद फ्रिक्शन भी नहीं है। और हमने इस तरह से एक स्प्रिंग और प्लेस कर दिया। अब यहां पे स्प्रिंग को प्लेस किया है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो यह ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा और वह फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक नेगेटिव वर्क करेगा, जिसकी वजह से टाइम के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो सिमिलरली हम मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट आगे मूव करता गया, स्प्रिंग को कंप्रेस करता गया और एक पॉइंट पर आने के बाद यह ऑब्जेक्ट रुक गया। मींस यहां पर इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 जूल। इस पोजीशन को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और इस पोजीशन को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू x1। तो ये दो पोजीशंस हैं। यहां पर x1 का कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग के अंदर। तो अभी अगर हम यहां पर इस स्प्रिंग फोर्स को और इस फ्रिक्शनल फोर्स को कंपेयर करते हैं, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स ने भी ऐसा ही किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था और टाइम के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया था और पॉइंट डी तक पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दिया था। यही सेम काम इस स्प्रिंग फोर्स ने किया है। यहां पे ऑब्जेक्ट में एनर्जी 300 जूल थी, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई और यहां तक आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो गई। तो दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज दिस स्प्रिंग फोर्स बोथ आर डूइंग सेम वर्क एट दिस मोमेंट। मीन्स बोथ आर डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या इन दोनों फोर्सेज में कुछ डिफरेंस है? मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स में और जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो यस, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पर पॉइंट सी पे 500 जूल की एनर्जी थी और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन हुआ, जिसकी वजह से पॉइंट डी पर एनर्जी 0 जूल हो गई। मीन्स इस ऑब्जेक्ट पर -500 जूल का नेगेटिव वर्क हुआ। तो जो नेगेटिव वर्क फ्रिक्शनल फोर्स ने किया, वह नेगेटिव वर्क आखिर कहां गया? तो वह नेगेटिव वर्क हीट की फॉर्म में डिसिपिएट हो गया, क्योंकि
फ्रिक्शनल की वजह से इस सरफेस पर हीट प्रोड्यूस हुई और उस हीट की फॉर्म में वह -500 जूल का जो वर्क डन था या जो एनर्जी थी वह डिसिपिएट हो गई थी इन द स्पेस। बट अगर हम स्प्रिंग फोर्स को स्टडी करें तो स्प्रिंग फोर्स के केस में भी यह इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ कम कर रहा है, लेकिन जो यह एनर्जी कम कर रहा है उसको किसी दूसरी फॉर्म में डिसिपिएट नहीं कर रहा है। मीन्स उस एनर्जी को यह वेस्ट नहीं कर रहा है। जितनी एनर्जी को यह कम कर रहा है, जितनी काइनेटिक एनर्जी को यह कम कर रहा है, उतनी ही एनर्जी को यह दूसरी फॉर्म में स्टोर करता चला जा रहा है और उस दूसरी फॉर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जब यह ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर हालांकि इसकी काइनेटिक एनर्जी 300 जूल से 0 जूल हो गई, लेकिन यह जो इसने -300 जूल का वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वह स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या पता चलता है कि जब यह ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जा रही थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही थी। और किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रह रही थी, दैट इज 300 जूल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अगर नेगेटिव वर्क भी करेगा फिर भी वह टोटल एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, वह केवल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। और जितनी काइनेटिक एनर्जी को वह कम करेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वह पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो एनर्जी को लॉस कर देता है इसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जो स्प्रिंग फोर्स है उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर इस फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है तो नेट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। नेट एनर्जी जो है वह कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे नेट एनर्जी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी की एनर्जी स्प्रिंग के कंप्रेशन स्टार्ट होने से पहले थी। सो दिस इज अबाउट नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब कंजर्वेटिव फोर्स मेनली दो होते हैं। एक तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सेम प्रॉपर्टी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है। इसके केस में भी यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है, मान लीजिए वह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो जो ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी, जिसकी वजह से वह ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करेगी, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगी। लेकिन क्योंकि वह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी और नेट एनर्जी जो है वह ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रेंड्स यह तो एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स में एक डिफरेंस और भी है, वह ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, मींस थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट। बट जो स्प्रिंग फोर्स है वह एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वह डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता है और उस फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं kx से, मींस फोर्स की वैल्यू होती है kx। तो यहां k स्प्रिंग कांस्टेंट है और x डिस्प्लेसमेंट है इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मींस जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की उससे डेविएशन है दिस x। तो kx एक फोर्स लगता है ड्यू टू स्प्रिंग। तो यह फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यह फोर्स जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा यह फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब इस फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का सिंपल जो फॉर्मूला होता है वह होता है
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ kx फोर्स है और x1 डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे यह फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं बिकॉज दिस फोर्स kx फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट x1। यह जो फोर्स kx जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है जो, वह कांस्टेंट नहीं है ड्यूरिंग द डिस्टेंस x1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है उसे सोल्व हम कैसे करेंगे, kx इंटू में dx। dx एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x1। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट E टू F। मान लीजिए ये पॉइंट F है। ओके तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर मीन्स kx स्क्वायर बाई 2, और इसकी हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू x1, और ये आ जाएगा WEF इज इक्वल टू हाफ k x1 स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम E टू F। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वर्क डन, मीन्स E टू F तक पहुंचने में इस स्प्रिंग ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर -300 जूल का वर्क डन किया है। -300 जूल का क्यों किया है, क्योंकि इसने काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया है फ्रॉम E टू F। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 300 से। अब हम यहां पर एक अजम्पशन मान सकते हैं, मीन्स x1 का x1 इज इक्वल टू 300 इंटू 2 600 डिवाइड बाई k अंडर द रूट। अब अगर हम k की वैल्यू को लेते हैं 6 न्यूटन पर मीटर, k की वैल्यू है 6 न्यूटन पर मीटर, मीन्स स्प्रिंग में 1 मीटर का कंप्रेशन होने पर 6 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो k की वैल्यू को 6 पुट करने पर ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 100 आएगा, 100 का अंडर रूट 10 मीन्स 10 मीटर। तो इस x1 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, मीन्स 10 मीटर का कंप्रेशन होगा उस टाइम पे। यह स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट पर -300 जूल का वर्क डन कर चुका होगा और फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो चुकी होगी। और यह जो -300 जूल का वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है, यह वर्क डन स्टोर हो जाएगा इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और जो टोटल एनर्जी है वह कंजर्व रहेगी इनिशियल पोजीशन E एंड इनिशियल पोजीशन F। तो फ्रेंड्स अब इस पोजीशन तक मीन्स फ्रॉम E टू F इस ऑब्जेक्ट, अगर हम E पॉइंट को स्टडी करें तो E पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट में 300 जूल काइनेटिक एनर्जी है और 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। F पोजीशन को स्टडी करें तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर 0 जूल काइनेटिक एनर्जी है और 300 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। अब यह स्प्रिंग इस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स अब यह स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स दैट इज kx, और जब यह फोर्स लगाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी और यह ऑब्जेक्ट आगे मूव करता चला जाएगा, और जब यह ऑब्जेक्ट इस पॉइंट E को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से काइनेटिक एनर्जी 300 जूल हो चुकी होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल हो चुकी होगी। मीन्स जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो इस ऑब्जेक्ट में जैसे जैसे फोर्स लगाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी 300 जूल हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल हो जाएगी। तो यहाँ भी पॉइंट F से फिर से पॉइंट E तक हम गए तो टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और अगर टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, मीन्स कोई फोर्स ऐसा है जो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करवा रहा है, तो इसका मतलब वह फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। और कोई फोर्स अगर ऐसा है
जो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवा रहा है, तो इसका मतलब है वह फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। तो इस केस में फ्रॉम F टू E, टाइम के साथ जो स्प्रिंग फोर्स है वह इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवा रहा है। दैट्स वाई दिस स्प्रिंग फोर्स एट दिस मोमेंट मीन्स फ्रॉम F टू E इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यह नहीं कह सकते कि स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा या वो हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा। वो कोई भी वर्क कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर जब इस ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 300 जूल हो चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी की 0 जूल है। अब यहां एक चीज और आती है कि हमने स्प्रिंग को माना है मासलेस। क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, इसकी वजह से जब यह स्प्रिंग इस पॉइंट ई तक पहुंचेगा दोबारा से एक्सपेंड होता हुआ, तो इस स्प्रिंग का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और एक्सेलरेशन रहेगा इस स्प्रिंग का, बट क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है, दैट्स वाई इसका कोई नेट इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा स्प्रिंग का, और यह स्प्रिंग इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। ई पॉइंट पे आके यह स्प्रिंग स्टॉप हो जाएगा। यही कारण है कि हम मानते हैं कि स्प्रिंग इज मासलेस और आइडियल स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स, यहां हमने देख लिया है हमारी जर्नी को फ्रॉम E टू F एंड फ्रॉम F टू E। E टू F क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। F टू E क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। और इन बिटवीन द पोजीशन जो टोटल एनर्जी है, जो नेट एनर्जी है, वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कहीं पर भी एनर्जी का नाम आता है तो एनर्जी दो तरह की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का पता आपको कैसे चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी केवल 2 केस में हो सकती है, या तो स्प्रिंग फोर्स या फिर फोर्स अंडर ग्रेविटी। अगर आपको ग्रेविटी का केस लग रहा है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर स्प्रिंग का केस है तो वहाँ पर भी चांसेस हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अब 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एनर्जी मेनली 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m उसका मास होता है, v उसकी वेलोसिटी होती है जिससे वह मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी 2 केसेस में हो सकती है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह होती है हाफ kx²। x क्या है? x है डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। मीन जो स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है उससे जितना डेविएशन होगा वह एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसे हम लिख सकते हैं हाफ kx²। k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा जो कि गिवन होगा। तीसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर m मास है, g एक्सिलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और h वह हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इतनी एनर्जी स्टोर हो सकती है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट ए हाइट h फ्रॉम द मीन सरफेस लेवल। ओके, सो फ्रेंड्स, हमें इन 3 फॉर्मूला का ध्यान रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। बट एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले हम पहले सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।